चला गया वैसे। अच्छा बच्चों, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। हम्म, अब आ रही है आवाज? मैंने बोला ही नहीं कुछ तो आवाज कहाँ से आएगी? हेलो, आवाज आ रही है? हम्म, किसको नहीं आ रही? आधों को आ रही, आधों को नहीं। हम्म, हम्म। तो देखिए, आज का टॉपिक जो सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बायोमैग्निफिकेशन। ये हमने थोड़ा सा टॉपिक जो है पहले भी टच किया था जब हम इफेक्ट्स पढ़ रहे थे वाटर पोल्यूशन के। तो वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स में आपका यूट्रोफिकेशन भी आता है जो हमने कल किया, और बायोमैग्निफिकेशन भी आती है। ठीक है। अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक, मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। ये आया? स्क्रीन चेंज हुई आपकी? देखिए इस टॉपिक, इसको डायग्राम को देखिए, जूम किया है मैंने अभी इसको। देखो, ये पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है बायोमैग्निफिकेशन की। बायोमैग्निफिकेशन होता कैसे है? सबसे, ये पिरामिड की शेप में बना है। देखिए सबसे नीचे आपका है वाटर, ठीक है, वाटर। उसके बाद आपके वाटर जो है बॉडी, जिसमें आपने अपने पॉल्यूटेंट्स डाल दिए। जैसे हमने कल पढ़ा कि यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट्स इन द वाटर। पढ़ा ना कल हमने कि जब हम फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स पानी में डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट के कारण यूट्रोफिकेशन होती है। ठीक है। अब वही पॉल्यूटेंट्स जब आपने पानी में फेंक दिए, वो पॉल्यूटेंट्स चले गए किसके अंदर? प्रोड्यूसर्स के अंदर। कहाँ चले गए? प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर्स किसको बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूस प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और वो प्रोड्यूस कौन कर सकता है? वो प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जब वो केमिकल्स पानी के थ्रू एंटर कर गए आपके प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से वो चले गए आपके जू प्लैंक्टॉन्स में। जू प्लैंक्टॉन्स मीन्स एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं। इस टाइम जो ये पिक्चर है, ये आपको दिखा रही है वाटर बॉडी के अंदर की पिक्चर। वाटर बॉडी में क्या हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन कैसे हो रही है। बायोमैग्निफिकेशन हुई वाटर में शुरू। वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स थे वो एंटर कर गए इन द बॉडी ऑफ प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स हैं। प्लांट से वो एंटर कर गए जू प्लैंक्टॉन्स में, क्योंकि प्लांट्स को किसने खाया? जू प्लैंक्टॉन ने खाया, जानवरों ने खाया जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे आपकी मछली। ठीक है। अब उस मछली को खाया, जो आपके जू प्लैंक्टॉन्स हैं उनको खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, और फिर लार्ज फिश को पकड़ के लेगी आपकी ईगल। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो। इस तरीके से आपका बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस चलता है। अगर हम पानी इसकी बात ना करें, इक्वेटिक वाटर बॉडी की, यहाँ हम अगर करें, लिखें कि जो आपका फूड चेन है, फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, और फूड चेन हमेशा शुरू होती है आपकी कहाँ से? आपके प्लांट से। आपका प्लांट को खाया, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, घास का एक मैदान है, वहां पर खरगोश, खरगोश है, खरगोश ने खाया घास को। म्यूट करिए अपने आप को। तो आपके ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया आपकी फॉक्स ने, और फॉक्स को आपके खाया लॉयन ने। ये एक फूड चेन की बात है। अगर मैंने कोई केमिकल स्प्रे किए हैं घास के ऊपर, जब वो घास को खरगोश खाएगा तो उसके अंदर जो है वो आपका क्या चला जाएगा? वो केमिकल जो कि मैंने घास के ऊपर स्प्रे किया था। ठीक है। उसके बाद खरगोश को जब खाया आपके फॉक्स ने, तो खरगोश को खाने के बाद वो केमिकल किसकी बॉडी में पहुंच गया?
किसकी बॉडी में पहुंच गया? सिद्धार्थ, अपना ये माइक बंद रखो। जब आपको कुछ पूछा जाता है बेटा तभी अपनी माइक ऑन किया करो, अदरवाइज माइक बंद रखा करो, नहीं तो आवाज इको होती है, मुझे भी बोलने में परेशानी होती है और आपको भी सुनाई नहीं देता ढंग से। ठीक है? ऑन है बच्चा, ऑन है। अभी आप बोल रहे हो, ऑन था पहले। तो ये बात कर रहे थे हम बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस, कैसे एक ट्रॉपिक लेवल से केमिकल दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे चले जाते हैं। नाउ कम्स डेफिनेशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। कैसे बायोमैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं? हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, जो कि हर ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में सेल होते हैं। जब कोई केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे सेल्स उनको एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। एक्यूमुलेट मीन्स जमा करना शुरू कर देते हैं। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या प्रोसेस है? बायोमैग्निफिकेशन को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स in the living organism to a concentration higher than occurring in the inorganic non-living environment। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है वो प्रोसेस है जिसमें एक्यूमुलेशन मींस जमा होना हो शुरू हो जाते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ह्यूमन की बॉडी में। कितनी कंसंट्रेशन में? जितनी कंसंट्रेशन बाहर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में है उससे ज्यादा। जब ये कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में केमिकल्स की हो जाती है तो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। समझ आइए आपको? अब जो हमने मिनी माटा एपिसोड पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो जापान के शहर में हुआ था मिथाइल मरकरी के कारण। ठीक है? अब वो केमिकल डाल दिया पानी के अंदर, फैक्ट्रीज ने डाल दिया। वो केमिकल पानी में से होते हुए कहाँ चला गया? फिशेज के अंदर। फिशेज, जो छोटी फिशेज थी उनको खाया लार्ज फिश ने। अब लार्ज फिश को ह्यूमन बींग्स पकड़ के ले आए और उन्होंने पकाकर खा लिया। अब वो केमिकल पानी से ट्रेवल करता हुआ छोटी फिश में गया, छोटी फिश से बड़ी फिश में गया, बड़ी फिश से कहाँ चला गया? ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है? तो ह्यूमन बींग्स के अंदर उसने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया मैंने आपको बताया था। मिनीमाटा डिजीज में पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में, ब्रेन काम करना बंद कर देता है और धीरे 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 इंसान जो है खत्म हो जाता है। तो वो जो है मिनीमाटा एपिसोड जो है बायोमैग्निफिकेशन के कारण हुआ था। अब बायोमैग्निफिकेशन को ये डिफाइन करता है as the rise or increase in the contaminated substances caused by intoxicating environment। इन्वायरमेंट को जो आप गंदा कर देते हो, उसमें टॉक्सिक मटेरियल डाल देते हो, उसके कारण बायोमैग्निफिकेशन होता है। अब वो कंटेमिनेंट्स कौन से हैं जो आपको बायोमैग्निफिकेशन कॉज करते हैं? वो है मरकरी, आर्सेनिक एंड पेस्टिसाइड सच एज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ठीक है? इनको पीसीबी भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पीसीबी? तो पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। और डीडीटी, व्हाइट कलर का पाउडर देखा है आपने, जो आप जैसे जब बरसात का मौसम वगैरह आता है या आपके स्वीपर्स जो होते हैं वो आपके गलियों में नालियों के साइड पे डालते हैं, या फिर जो, हाँ, वो चूना है। लेकिन डीडीटी पाउडर भी पहले यूज किया जाता था। इसका स्प्रे होता था मच्छरों को मारने के लिए, भगाने के लिए ये यूज किया जाता था। लेकिन जब देखा गया कि इस डीडीटी का एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ये केमिकल बड़ी देर तक एनवायरनमेंट में रहता है और इससे जो मच्छर हैं वो धीरे 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 मरना नहीं शुरू हुए, मतलब पहले पहले मर जाते थे, फिर उनकी बॉडी इम्यून होगी, इस केमिकल का उन पे कोई असर नहीं होने लगा। तो फिर धीरे धीरे जब देखा गया कि इस केमिकल का एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो डीडीटी को बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, इनका इस्तेमाल नहीं होता। These substances are taken up by the organism through the food they consume।
ये हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर करता है? जो खाना हम खाते हैं। देखिए, अब जब आप घरों में सब्जियां या फ्रूट्स लाते हो तो आप उनको वॉश क्यों करते हो? क्यों धो के पकाते हो उनको या धो के खाते हो? क्यों खाते हो? सिर्फ डस्ट? हाँ, खेतों में जब सब्जी उगाई जाती है या फ्रूट्स उगाए जाते हैं, उनको कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए या अच्छी फसल लेने के लिए फार्मर्स उन पे बहुत किस्म की दवाइयां जो हैं वो छिड़कते हैं। ठीक है। आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा कि भाई आजकल इंजेक्शंस लगाते हैं सब्जियों को कि एक ही रात में जो है आपकी सब्जी पक के तैयार हो जाए। सुना ना? हम्म। तो वो केमिकल जो एक ही रात में आपकी छोटी सी सब्जी को पूरा फुल फ्लेश्ड तैयार कर रहा है, तो वो सोचो वो केमिकल आपकी बॉडी में जब जाएगा तो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पहुंचाएगा कि नहीं? हम्म। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म किसी हायर ट्रॉपिक लेवल पे होगा, मतलब फूड चेन में उसका लेवल जितना ऊंचा होगा, उतना ज्यादा टॉक्सिन उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे और उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सक रहे हो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं पानी में, अगर एक केमिकल आपने फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम फेंका, जब प्रोड्यूसर की बॉडी में वो हो जाता है तो वो 1000 बन जाता है, और उससे ऊपर जाएगा 10,000, उससे ऊपर जाएगा 1 लाख, उससे ऊपर 10 लाख, और उससे ऊपर 1 करोड़ उसकी जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, और उससे इतना ज्यादा नुकसान, जो जितने हाई ट्रॉपिक लेवल। अब ये जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको वो केमिकल उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना पहुंचाएगा इस ईगल को। समझ आई? हाँ। अब डेफिनेशन के बाद आपके आते हैं कॉजेस। ये बिल्कुल कट शॉर्ट करके आपका यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट किया जाता है आपकी स्क्रीन पे, ताकि आपको इजीली समझ आए और आप इजीली इनको फॉलो कर पाओ, लर्न कर पाओ। कॉजेस, कारण क्या है बायोमैग्निफिकेशन के? सेम जैसे यूट्रोफिकेशन के थे। मेजर कॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, फंजीसाइड्स आर वेरी टॉक्सिक and are released into soil, rivers, lakes, sea. These substances contain small amount of heavy metals such as mercury, arsenic, copper, lead and cadmium. These cause health issue in aquatic organism and humans. अभी मैंने आपको बताया कि जब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट, अब मैंने कल आपको बताया था साइड वर्ड जिसके साथ जुड़ा हो उसका क्या मतलब होता है? सी, हाँ, टू किल। क्या मतलब है? टू किल। हाँ, तो पेस्टिसाइड मीन्स वो केमिकल्स जो पेस्ट को मारते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म। जैसे मच्छर भी आपका एक पेस्ट है, बीमारी फैलाता ना? कौन सी बीमारी फैलाता मच्छर? हाँ, हाँ, डेंगू, मलेरिया। ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छर आपके फैलाते हैं, जैसे काला आजार है, ठीक है, येलो फीवर है। ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड क्या हुए? क्या हुए इंसेक्टिसाइड्स? किसको मारते हैं ये? इन, इंसेक्ट्स को मारने वाले। ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या हुए? केमिकल खाद जो है, जो, हाँ, फर्टिलाइजर्स हो गए केमिकल्स विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। फंजीसाइड्स आपके हुए वो केमिकल जो फंगस को मारते हैं, आर वेरी टॉक्सिक एंड आर रिलीज्ड इनटू सॉइल, रिवर्स, लेक्स एंड, आजकल आप सुन रहे होंगे जैसे यूट्यूब में या आपके टीवी में या न्यूज आ रही है ब्लैक फंगस की डिजीज। सुना किसी ने? ये खासकर देखी जा रही है जो पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं उसमें ब्लैक फंगस। ये क्या है?
ब्लैक कलर की फंगस है, फ्रिज में देखते हो आप, फ्रिज अपने साइड्स पे, फ्रिज को अगर साफ ना किया जाए, उसका दरवाजा खोल के देखना, जो रबर होता है ना उसके ऊपर लगा हुआ, हाँ, उ, उसके ऊपर ब्लैक कलर की जमा हो जाती है जब उसकी पूरी साफ सफाई नहीं की जाती। तो वो पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं कोविड से, उनके उनमें ये ब्लैक फंगस की डिजीज देखी जा रही है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपकी आंखें सूज जाती हैं, मुंह के अंदर आपके जो है ये जो मुंह की जीभ पे, दांतों में, मसूड़ों में काले कलर की हो रही है वो। अब ये क्या है, जो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते अपने मुंह की, नाक की, आंखों की, उनमें ये डिजीज ज्यादातर देखी जा रही। तो इसलिए आपने इससे बचने के लिए क्या करना है? क्या करना है? हाँ, फिटकरी वाले गरारे करने हैं। क्या करना है? फिटकरी पता है सबको? फटकरी जिसको बोलते हो आप, देखी है सबने? हाँ, फटकरी वाले गरारे करने हैं, गार्गल्स करने हैं। आपने जो है नीम की दातुन करनी है। नीम की दातुन जो है वो बहुत अच्छी है आपके दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, उसको करना है। या आप नमक और ये हल्दी लेके अपने दांतों को उससे रगड़ सकते हो। तो ये वाली जो ब्लैक फंगस है, ये कभी भी आपके दांतों में, मुंह में नहीं ग्रो करेगी। ठीक है? तो अब फिटकरी क्या हुई? फंजी साइड हुई। क्या हुई वो? फंजी साइड। हाँ, फंगस को मारने वाली। ठीक है? आपका नीम भी जो है फंजीसाइड हुआ, वो भी क्या आपके फंगस को मार रहा है। कौन से फंगस को? जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस। ठीक है? ठीक है। तो पहला सोर्स आपका जो बायोमैग्निफिकेशन का, वो है एग्रीकल्चर। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स में आपके आते हैं मैन्योर एंड बायोसॉलिड्स। स्क्रीन चेंज हो गई आपकी? मैन्योर्स एंड बायोसॉलिड्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोसेस्ड इंडस्ट्रियली and contain contaminants like pharmaceuticals and personal care products. These substances have an adverse impact on human health, animal and wildlife. आप जो फार्मास्यूटिकल्स होगी, दवाइयों वाली फैक्ट्रीज में से जो निकलता है वेस्ट, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं, जैसे क्रीम्स हैं, शैम्पूज हैं, या आप जो ये ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, इनका भी ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, एनिमल्स पे और वाइल्ड लाइफ पे भी। नेक्स्ट आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं। जैसे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में से तो आपको पता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलती हैं, जो हम सॉइल, लेक, ओशंस और रिवर्स में ऐड करते हैं। ये फूड चेन में एंटर कर जाती हैं और बायोमैग्निफिकेशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट आपका है माइनिंग एक्टिविटीज इन द ओशंस। अब मुझे ये बताओ कि माइनिंग एक्टिविटीज हम ओशंस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तेल कहाँ से निकलता है आपका? तेल, तेल। ये किसका माइक ऑन है? हाँ, माइनिंग एक्टिविटीज जो ओशंस में हैं वो होती हैं बच्चों, डीप ओशंस में, डीप सी में से आपका क्रूड ऑयल निकलता है, जिसको आप कच्चा तेल बोलते हो। और वो जो है आपका आपने एसएसटी में, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा मुंबई हाई का नाम? डिग बोई जो आपका असम में है, जहां से तेल निकलता है, कच्चा तेल, और उसको रिफाइन करके वही पेट्रोल और डीजल जो है आपका बनता है। ठीक है? कोकोनट ऑयल तो कोकोनट ट्री से मिलता है। ठीक है? तो डीप सी में भी हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं मेटल्स निकालने के लिए, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, आपका सिल्वर, गोल्ड। या माइनिंग प्रोसेस से हम जनरेट करते हैं सिलीनियम, सल्फाइड। ठीक है? जिनके डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं? पानी के अंदर। ठीक है? तो पानी में जब हम माइनिंग करते हैं तो उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है ओशन वाटर, आपका कोस्टल रीजन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है? अब जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ कि क्रूड जो ऑयल है, कच्चा तेल, जब हम पानी
समुद्र में से निकालते हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं उसकी लीकेज तो होती होगी ना। हाँ, तो लीकेज से आपको पता है कि ऑयल जो है वो इसके ऊपर, वाटर के ऊपर एक लेयर बना देता है, वो मिक्स नहीं होता। वो पानी, हमने पहले भी बात की थी कि स्पिलेज से, ऑयल का जो स्पिलेज है उससे पानी, खासकर ओशन वाटर बहुत ही ज्यादा पोल्यूट होता है। तो हमें इस टॉक्सिसिटी से बचने के लिए माइनिंग एक्टिविटीज जो ओशन में है उनको ध्यान से करना है, ताकि उससे हमारा ओशन का वाटर और कोस्टल रीजन्स गंदे ना हो। कोस्टल रीजन्स कौन से होते हैं? वो रीजन्स जो समुद्र के किनारे। कोस्टल एरिया क्या हो गया? जैसे आपने इंडिया का मैप अपने दिमाग में लाओ, ठीक है। अब जो हमारे ईस्ट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल। साउथ में क्या है हमारे? बिल्कुल इंडियन ओशन। और वो लाइन जो हमारी कंट्री की जो कोस्टल लाइन दिखाती है कितनी बड़ी है, तीनों साइड से, नीचे से हम किससे घिरे हुए हैं? समुद्र से। तो जो एरिया बिल्कुल समुद्र के किनारे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कोस्टल रीजन्स। जैसे उड़ीसा है, केरला है, आपका मुंबई है, ये शहर जो है कहाँ बसे हुए हैं? समुद्र के किनारे। ठीक है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब पानी में हम रिलीज करते हैं तो उनको एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनकी बॉडी में जब एंटर करता है, उनसे ऊपर जो होगा ऑर्गेनिज्म उनको खाएगा, उनकी बॉडी में चला जाएगा। जब उसको कुछ और ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उनकी बॉडी में चला जाएगा। तो ये केमिकल्स जो है फूड चेन में ट्रेवल करके जो है नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? ये तीन ही आपके ऊपर वो थे कारण। एक आपका एग्रीकल्चर था, दूसरा आपका था ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड माइनिंग एक्टिविटीज। अगर पॉइंट्स में भी आप सिर्फ, अगर आपसे ये पैराग्राफ नीचे वाले लर्न नहीं होते, सिर्फ ये पॉइंट्स ही लिख दोगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज इन द ओशन, या ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स, एग्रीकल्चर, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझ आ रही है? हम्म। अब आ रहा है आगे इफेक्ट्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। इसका हमारी हेल्थ पे, एनिमल्स की हेल्थ पे या वाइल्ड लाइफ पे क्या असर पड़ता है? सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है बायोमैग्निफिकेशन का? बायोमैग्निफिकेशन मेक्स ह्यूमन प्रोन टू कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, लिवर फेलियर, बर्थ डिफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड हार्ट डिजीजेस। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बायोमैग्निफिकेशन के कारण हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने बोला कैंसर, उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम्स। किडनी आपको पता है फिल्टर का काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालने में मदद करती है। तो किडनी भी इससे इफेक्टेड होती है। लिवर फेलियर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बाय बर्थ ही कईयों में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये इम्पैक्ट किस पे होता है? ह्यूमन बीइंग्स पे। सेकंड है इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेरीन क्रिएचर। आपको पता है बहुत सारे अ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एग ले करते हैं। समझ आ रही है? अब अब इस पे उनको क्या असर होता है रिप्रोडक्शन पे या डेवलपमेंट? अब जैसे हमने अभी बोला कि टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑर्गन्स में, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, उनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट प्रोसेस पे इफेक्ट डालते हैं। क्या इफेक्ट डालते हैं? The shells of the egg of seabirds are very thin that might get crushed by bird themselves during incubation. आपने सबने देखा होगा कि मुर्गी या बर्ड्स जब अंडे देते हैं तो थोड़े दिनों के लिए उन अंडों पे बैठते हैं, वो उनको गर्मी देते हैं ताकि वो जो है तैयार हो जाए उसमें। और फिर उसके बाद जो है अंडा आपका जो है वो ब्रस्ट करता है और उसमें से न्यू चिक या आपका बर्ड, बेबी बर्ड जो है वो बाहर निकलता है। लेकिन बायोमैग्निफिकेशन के कारण जो आपकी शेल्स हैं कि वो बहुत पतली होती हैं, जब बर्ड या जो आपका एनिमल है वो उन अंडों के ऊपर बैठता है, उनको इंक्यूबेशन पीरियड में उनको इंक्यूबेट करने के लिए, गर्मी देने के लिए, तो वो अंडे अपने आप
टूट जाते हैं। क्यों टूटे? क्योंकि एग की जो शेल होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है इन केमिकल्स के कारण। अब वो केमिकल्स कौन से हैं? मरकरी और सेलेनियम, दो केमिकल हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एक्वाटिक क्रिएचर्स। समझ आई? हाँ, तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ मेरीन क्रिएचर पे कैसे असर डालता है ये? उनके जो एग के शेल्स हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं और वो अपने आप ही टूट जाते हैं। और दो केमिकल्स बताए मैंने, मरकरी और सेलेनियम, जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एक्वाटिक क्रिएचर। अगला है डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। साइनाइड जो एक केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल होता है, ये लीचिंग, गोल्ड एंड फिशिंग इज द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, गोल्ड को लीच करने के लिए, निकालने के लिए जमीन के अंदर से, या फिशिंग में हम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है आपके कोरल रीफ्स को। आज आपको ये वो है असाइनमेंट है कि आप गूगल में सर्च करेंगे कोरल रीफ्स क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और कल मुझे बताएंगे कोरल रीफ्स क्या होती है। उनकी पिक्चर देखो, उनके बारे में पढ़ो, कोरल रीफ्स क्या होती हैं। कोरल रीफ्स आर ड्विंडलिंग एंड फीडिंग ग्राउंड्स फॉर मेनी सी क्रिएचर। बहुत सारे आपके डिवेलिंग कोरल रीफ्स वो एरिया है समुद्र में, वो प्लांट्स टाइप वो होते हैं जो जहां पर बहुत सारे सी के क्रिएचर्स वहां रहते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं और उनकी फीडिंग ग्राउंड्स हैं, मतलब वहां पर वो खाना खाते हैं। तो उनकी डिस्ट्रक्शन होने के कारण इक्वेटिक लाइफ पे असर पड़ रहा है। डिस्ट्रप्शन हो रही है फूड चेन की, फूड चेन आपकी खराब हो रही है क्योंकि केमिकल्स जब आपके एंटर कर जाते हैं तो लार्जर एनिमल्स को ये नुकसान पहुंचाते हैं। और ये याद रखना, जितने हायर ट्रॉपिक लेवल पे कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसको उतना ज्यादा नुकसान होगा बायोमैग्निफिकेशन का, केमिकल्स का उसकी बॉडी पे उतना ज्यादा असर होगा। अब हम ह्यूमन बीइंग्स सबसे हायर ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, हमें कोई खाता तो नहीं है फूड चेन में। हाँ, हम क्या हैं? हम आपके ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर प्लांट्स को बोला जाता है। हम कार्निवोर्स भी हैं और हर्बीवोर्स भी हैं, मांस खाने वाले भी हैं और साथ में प्लांट्स को खाने वाले भी हैं, इसलिए हमें ओमनीवोर्स बोला जाता है। हाँ, हम ओमनीवोर्स हैं। तो हायर ट्रॉपिक लेवल पे हम लोग हैं। इसलिए अगर कोई भी केमिकल फूड चेन में एंटर करेगा, जैसे आपकी सब्जियों पे या आपके प्लांट्स पे अगर ये डाला हुआ है, केमिकल्स स्प्रे किए हैं, तो सबसे ज्यादा वो नुकसान किसको पहुंचाएंगे? ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है, तो इसलिए बायोमैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है इन विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स in the living organism to a certain concentration higher than occurring in the inorganic or non-living environment। अगर आप इतनी सी डेफिनेशन भी लिखोगे, बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो भी ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन भी आपकी बिल्कुल ठीक है। समझ आई सबको? एनी कंफ्यूजन? तो आपने जो इसमें सिलेबस में आपके सिर्फ कॉजेज और इफेक्ट हैं, ये क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं आता है, ये 2 या 3 नंबर का ही एग्जाम में आता है। या तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर कॉजेज पूछ लिए जाते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन के कॉज क्या है। यूट्रोफिकेशन का भी वही है जो अभी मैंने बताई थी आपको कल जो पढ़ाया टॉपिक, यूट्रोफिकेशन भी 2 या 3 नंबर का ही आपको आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है।